नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ख्याली दुनिया में, जहां कहानियां जीवंत होती हैं और ख्वाब हकीकत बनते हैं। हम लाए हैं आपके लिए रोमांचक कहानियां, दिलचस्प किस्से और वो सब कुछ जो आपकी कल्पनाओं को नई उड़ान देगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और खो जाते हैं ख्याली दुनिया की रहस्यमय गलियों में। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां, पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इनका किसी भी व्यक्ति, घटना या स्थान से कोई संबंध केवल संयोग हो सकता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपका मनोरंजन करना है। वन पागलपन। पागलपन की हद होनी चाहिए, लेकिन क्या हो जब पागलपन की हद भी ना हो और पागलपन करने की चाह भी ना हो। नेहा रावत एक जीता जाता सबूत था इस बात का, जिसके पागलपन की कोई सीमा नहीं थी और जिसको उसके इस पागलपन के पीछे का इरादा भी नहीं पता था। अब आप पूछेंगे कि पागलपन था किस बारे में, तो था एक लड़के बारे में। ना कहो तो उसका प्यार और कहो तो उसका पागल। यश राजवंश। इस आदमी के पीछे उसने कितने गलत काम किए, कितना खुद को दुख पहुंचाया और कितना दूसरों को, ये इस लड़की से बेहतर कोई नहीं जान सकता था। मुंबई के पागलखाने में बंद बिस्तर पर लेटी नेहा अपने हाथ से टपकते खून को देख रही थी। धीरे धीरे सेकंड बीते, सेकंड मिनट में बदले और मिनट घंटों में। नेहा की आंखें अपनी कलाई से गिरते खून को देखते वक्त बिल्कुल खाली थी। उसकी आंखें जो काली थी वो सुनी थी। नित्य ने अपने हाथ से गिरते खून को देखते हुए धीरे से कहा, क्या मैं अब आजाद हो पाऊंगी इस भ्रम से? कहते हुए नेहा ने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे बेहोश हो गई। नेहा, नेहा, उठ यार, आज हमें हाइकिंग के लिए जाना है। यश वेट कर रहा है हमारा। नेहा की आंख ये जानी पहचानी आवाज सुन खुली। आंखों का धुंधलापन धीरे धीरे मिटा और उसके सामने एक चेहरा था जिसे वो अच्छे से पहचानती थी। नेहा ने उस चेहरे को देख धीरे से कहा, अभी भी बच्ची ही है ये। ये कहते हुए नेहा की आंखों में डिस्गस्ट साफ देखा जा सकता था। नेहा, चल यार, आज हाइकिंग पर जाएंगे, जल्दी तैयार हो जा। हाइकिंग। उस लड़की के मुंह से ये शब्द सुन नेहा के दिमाग में काफी सारी यादें आने लगी और धीरे धीरे उसकी आंखें बड़ी होने लगी। तभी वो अचानक से बैठते हुए बोली, रूही, आज तारीख क्या है? रूही नेहा की ट्विन सिस्टर, जो उसकी ट्विन तो थी पर उसके जैसा रूही में कुछ नहीं था, ना एरोगेंस, ना टेम्पर और ना ही खूबसूरती। रूही ने नेहा की बात सुन उसकी तरफ देखते हुए कहा, आज 22 अप्रैल है, क्यों? नेहा ने ये सुना तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो अचानक से बिस्तर पर लेटी और धीरे से बोली, तो मैं वापस 20 साल पहले आ गई हूँ। नेहा की बात ना सुन पाने की वजह से 14 साल की रूही ने अपना पैर पटका और बोली, नेहा तू क्या बोल रही है? तुझे चलना है हाइकिंग पर या नहीं? हाइकिंग सुन नेहा ने अपनी आंखें बंद की और बोली, नहीं जाना। बोल नेहा ने दूसरी तरफ करवट किया और आंखें बंद कर अब तक जो कुछ हुआ वो सोचते हुए बोली, तो इसका मतलब मैं बस एक सपोर्टिंग कैरेक्टर हूँ। बोलते हुए नेहा के सामने एक किताब के पन्ने जैसे खुलने लगे और उसके सामने स्टोरी सामने आने लगी कि कैसे कहानी का हीरो ट्रोमेटाइज्ड था और कैसे हीरोइन के आने के बाद उसकी जिंदगी अच्छी हो गई और कैसे नेहा ने हीरो की जिंदगी बर्बाद की थी कि वो पागल खाने गई और सब बेहतर हो गया। सारी कहानी एक बार याद करने के बाद नेहा ने मन में बोला, तो ये वजह थी कि मैं हमेशा जो चीज नहीं करना चाहती थी तब भी वो चीज करती थी, एक नोवेल की वजह से। सोचते हुए नेहा की काली आंखें जो अभी भी मासूम थी उनमें अब खालीपन आ गया। रूही ने सोती हुई नेहा को देखा और फिर वहां से वो चली गई। रूही बाहर आई तो उसके सामने 4 लोग खड़े थे, 2-3 लड़के और एक लड़की। रूही ने सभी को देखते हुए कहा, आज नेहा नहीं आ रही हमारे साथ, उसे नींद आ रही है। रूही की बात सुन वहां खड़ी इस 14 साल की लड़की ने कहा, क्या आज सूरज कहीं पश्चिम से तो नहीं निकला जो आज वो पागल भाई का पीछा नहीं करना चाहती? उस लड़की की बात सुन वहां खड़े एक 16 साल के लड़के ने उसके सर पर एक चपत लगाई और बोला, अवंतिका, ऐसे नहीं कहते। उस लड़के के सर पर मारने पर अवंतिका ने मुंह बनाया और बोली, यश भाई, नेहा सच में आपका पीछा कभी नहीं छोड़ती। यश ने अवंतिका की ये बात सुन उसे घूरा। तभी उसके बगल में खड़े 2 लड़के हंसे। उनकी हंसी सुन यश ने उन्हें भी घूरते हुए कहा, वेद। पार्थ। तो वेद को 13 साल का था और पार्थ जो 15 साल का था। उन दोनों ने कहा, ठीक है भाई, नहीं हंसते। उन दोनों के ये कहने पर पांचों हंसने लगे और रूही यश के पास हंसते हुए आए और बोली, यश चले। यश ने हाँ में सर हिलाया और वहां से फिर वो पांचों चले गए। उन पांचों के जाने के बाद अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी नेहा दरवाजा खोल बाहर आए और जाते हुए पांचों लोगों को देखते हुए बोली, तो ये सब शुरू से ही ऐसा था। बोलते हुए नित्या की खाली आंखें मानो और खाली हो गई हो और उसके सीने में धड़कता दिल ठंडा हो गया हो। नेहा मुड़ी और कमरे में आपका अपने कमरे का दरवाजा बंद किया, फिर अपने कपड़े लेकर वो वॉशरूम में गई।
वॉशरूम में आकर नेहा फ्रेश अप हुई, ब्रश किया, फिर शावर के नीचे खड़े होकर अपने ऊपर गिरते ठंडे पानी को महसूस करने लगी। धीरे धीरे शावर से गिरता ठंडा पानी मानो सिर्फ नेहा का शरीर ही नहीं बल्कि उसके अंदर के सारे भावों को भी मिटा रहा हो। धीरे धीरे नित्या का वो बच्चों सा बबली और प्यारा चेहरा अब उसके अंदर जैसे कोई भी भाव नहीं थे वैसा ही हो गया, और नेहा की काली आंखें जिसमें अभी भी मासूमियत होनी चाहिए थी अब कुछ नहीं बचा। किसने कहा इंसान विलन बनकर पैदा होता है? कोई नहीं होता, लेकिन क्या हो जब आपको पता चले कि आप पैदा हो विलन बनने के लिए हुए थे। नेहा रावत, रावत परिवार की दूसरी बेटी। नेहा की मां निशा और पापा विशाल हमेशा ही रूही को ज्यादा पसंद करते थे। हर चीज में रूही नेहा से अच्छी जो थी, पढ़ने में ही नहीं बल्कि व्यवहार में भी काफी अच्छी थी नेहा से, और यही वजह थी जब नेहा को यश पसंद आया तो उससे रूही की नजदीकियां बर्दाश्त नहीं हुई और तब उसने। खैर, करीबन 1 घंटे के शावर के बाद नेहा वॉशरूम से बाहर आए, अपने कपड़े पहने जो कि एक ब्लैक कलर का जंपसूट था। नेहा ने अपने लंबे बाल जो कमर तक आते थे उन्हें सुखाए, फिर उन्हें खुला ही छोड़ वो कमरे से बाहर आई। नेहा की फैमिली और यश की फैमिली एक दूसरे को काफी लंबे टाइम से जानते थे। इन दिनों परिवार के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी भी। इस बार नेहा का परिवार और यश का परिवार साथ में छुट्टियां मनाने मनाली आया था। वो सभी यश के फार्म हाउस में रुके हुए थे। अभी सभी लोग हाइकिंग पर गए थे, नेहा के पेरेंट्स और यश के पेरेंट्स भी। नेहा कमरे से निकल हाल में आए और सोफे पर बैठ गई। तभी उसके पास एक नौकरानी आई और बोली, आपको नाश्ता करना है मिस नेहा? नेहा ने बिना उस मेड की तरफ देखे हाँ में सर हिलाया और टीवी ऑन कर न्यूज देखने लगी। जल्दी ही मेड नेहा के लिए सैंडविच और दूध लाई, जिसे नित्या ने बिना कुछ कहे खाया, और न्यूज देखते हुए ये भी पता चल गया कि कभी दुनिया में क्या चल रहा हो। नेहा ने अपना नाश्ता खत्म किया और फिर उस मेड से बोली, मैं बाहर जा रही हूँ, कोई पूछे तो बोल देना यही पास में ही हूँ। बोल नेहा अपने कमरे में गई और अपना पर्स उठाकर वो बाहर निकल गई। अप्रैल में मनाली में ठंड नहीं थी, लेकिन गर्मी भी नहीं थी। नेहा फार्म हाउस से निकल रास्ते पर धीमी कदमों से चलने लगी। उसे बाहर की हवा खाए कितना समय बीत गया था, शायद 7 साल या 8, पता नहीं। सोचते हुए नित्या को पता भी नहीं चला कि कब सुबह से दोपहर होने को हो गया था। समय का ध्यान आते ही नेहा ने अपने कदम वापस उसी रास्ते पर मोड़े जिधर से वो आई थी कि तभी उसके पास एक ऑटो रुक और ऑटो वाले अंकल ने कहा, कहाँ जाना है बेटा, चलो मैं छोड़ देता हूँ। ये सुन नेहा ने रास्ते की तरफ एक नजर देखा, फिर ऑटो में बैठ एड्रेस बताया। करीबन 30 मिनट में ऑटो वाले ने नेहा को उसके एड्रेस पर उतारा तो नित्या ने ऑटो के पैसे दिए और फार्म हाउस के अंदर गई। नेहा के कदम अभी लिविंग रूम में पड़े ही थे कि उसके कान में रूही की आवाज पड़ी जो यश से कहा रही थी, यश अब तुम्हारी बारी, तुम्हें कोई लड़की पसंद है? तो यश ने कहा, नहीं। यश का जवाब सुन अवंतिका ने कहा, क्या भाई रूही कितनी अच्छी है, आपको ये क्यों नहीं पसंद? इस पर पार्थ ने कहा, भाई रूही छोड़ो, आपको तो नेहा भी कितना पसंद करती है, आपको क्या वो भी नहीं पसंद? ये सुन अवंतिका ने कहा, क्या नेहा वो पागल है, मेरे भाई के लिए रूही बेटर है। तभी ध्वनि जी के हंसने की आवाज आई जो यश की मां थी। उन्होंने हंसते हुए कहा, निशा जी लगता है हम समधी बन सकते हैं। तभी यश के पापा नवीन जी बोले, ये अच्छा आइडिया है, हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। तो विशाल जी बोले, नहीं नवीन, बच्चे अपना खुद देख सकते हैं, अभी तो उनके खेलने कूदने की उम्र है। इस पर निशा जी बोली, सही कहा। सभी की बातें सुन नेहा को लगा कि उसके दिल में कुछ महसूस होगा, लेकिन आज पहली बार ये बातें सुन उसका दिल शांत था। और ये महसूस कर नेहा ने एक राहत की सांस ली और अपने कदम आगे बढ़ाए और लिविंग रूम से होते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगी। अभी नेहा अपने कमरे की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसके कानों में रूही की आवाज पड़ी जो उसे बुला रही थी, नेहा आओ हमारे साथ ट्रुथ और डेयर खेलो। ये सुन नेहा के कदम रुक और उसने बिना मुड़े कहा, मुझे नींद आ रही है। बोल वो अपने कमरे में चली गई। जाती हुई नेहा को देख किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, पर रूही की भौहें सिकुड़ गई और उसने अवंतिक से पूछा, अवंतिका आज नेहा की आवाज कुछ नहीं लग रही तुझे? इस पर अवंतिक ने बोतल घुमाते हुए कहा, नहीं रूही, बस तू नेहा के लिए फालतू में परेशान हो रही है। छोड़, चल आगे खेलते हैं। यहाँ कमरे में नेहा ने अपना बैग बिस्तर पर रखा और फिर खुद बिस्तर पर लेट गई। बिस्तर के पास बनी खिड़की से हल्की हल्की धूप नेहा के ऊपर पड़ रही, जिससे नेहा को एक सुकून मिल रहा था। धीरे धीरे नेहा की आंख लग गई और वो सो गई। शाम के 8 बजे नेहा की आंख जब खुली तो अब रात हो गई थी। नेहा ने अपनी आंखें माली और फिर बिस्तर से उठकर अपने आसपास देखा और फिर उठाकर वॉशरूम में गई, हाथ मुंह धुला और फ्रेश हुई, फिर वो कमरे से बाहर आई। नेहा ने लिविंग रूम में आकर सभी जगह अपनी नजरें घुमाई तो किसी को भी नहीं पाया। तभी एक मेड नेहा के पास आए और बोली, मिस नेहा सभी गार्डन में है, आज बारबेक्यू का प्लान है, आप भी गार्डन में जाकर सबको ज्वाइन करें। नेहा ने मेड की बात सुनी तो सोफे पर आकर बैठी और फिर टीवी का रिमोट लेकर टीवी ऑन करते हुए बोली, मुझे कुछ खाना है। बोल नेहा ने कुछ और सोचा और आगे बोली, बारबेक्यू के अलावा कुछ खाने को है?
ये सुन उस मेड ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, जी, मैं अभी लाती हूँ। बोल मेड चली गई और निया आलस से सोफे पर बैठते हुए टीवी देखने लगी। टीवी की आवाज के साथ निया के कानों में बाहर गार्डन से आती सभी की आवाज भी पड़ रही थी। धीरे धीरे निया की आंख दोबारा बंद होने लगी कि तभी वहां पर मेड खाना लेकर आई। निया ने खाना देखा, दाल, चावल, रोटी, सब्जी और फिर चुपचाप खाना खाया और पानी पीकर खड़ी हुई और इस बार मेड को देखते हुए बोली, मैं सोने जा रही हूँ, कोई मेरे बारे में पूछे तो बता देना कि मैंने खाना खा लिया। बोल निया वापस अपनी कमरे में गई और बिस्तर पर लेट सो गई। चैप्टर 2, तुम पसंद नहीं। निया, निया उठ, हमें वापस जाना है आज। कल से स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं। रूही की आवाज सुन निया की आंख खुली और उसने अपनी आंखें मलते हुए कहा, ओह। बोल निया उठी तभी रूही ने उसके हाथ में कपड़े रखते हुए कहा, जाओ जाकर फ्रेश अप हो जाओ, हमें चलना है। ये सुन निया ने अपने कपड़े पकड़े और बाथरूम में गई, फ्रेश अप हुई, नहाया और फिर कपड़े पहन बाहर आई, तो देखा रूही ने उसका बैग पैक कर दिया है। ये देख नेहा की आंखों में चिड़चिड़ापन दिखा। नेहा ने रूही को इग्नोर किया और शीशे के सामने खड़ी होकर अपने बालों का पोनीटेल बनाए, फिर खुद को एक बार देख उसने अपने शूज पहने और कमरे से बाहर निकल गई। नेहा को जाता देख रूही की भौहें सिकुड़ गई और फिर जल्दी से उसने अपना बैग पैक करना शुरू किया। बैग पैक करते समय रूही ने मन में कहा, मुझे नेहा बदली बदली क्यों लग रही है। यहाँ बाहर आज फिर नेहा सोफे पर बैठी और इस बार मेड बिना कुछ बोले किचन में गई और नेहा का नाश्ता लेकर आए और उसके सामने रखा। नेहा ने अपना नाश्ता देखा और फिर एक बार मेड को देखा, फिर बिना कुछ बोले खाना शुरू किया। नेहा अभी अपना नाश्ता कर ही रही थी कि तभी यश की आवाज उसके कानों में पड़ी, नेहा कल तुम कहाँ थी पूरे दिन। यश का सवाल और उसकी आवाज सुन नेहा ने सोचा कि उसके दिल में आज पक्का कुछ महसूस होगा, लेकिन उसका दिल शांत रहा। ये महसूस कर नेहा ने राहत की सांस ली और बिना यश की तरफ देखे बोली, सो रही थी। यश नेहा के बगल में आकर बैठा, फिर उसका सर सहलाते हुए बोला, इतना सोना अच्छी बात नहीं है, अभी तुम बच्ची ही हो। ये सुन नेहा ने हाँ में सर हिलाया और जल्दी से अपना नाश्ता खत्म कर उस मेड से बोली, मेरा बैग कमरे में है, उसे लेकर आओ। उस मेड ने हाँ में सर हिलाया, फिर नेहा की प्लेट उठाकर ले गई। तभी अवंतिका की आवाज नेहा के कानों में पड़ी, ओह, कोई महारानियों की सुख ले रहा है। ये सुन नेहा ने एक बार अवंतिका की तरफ देखा, 14 साल की बबली सी लड़की जो दूसरों के मामले में टांग अड़ाती हो, और फिर उसे इग्नोर कर अपनी आंखें बंद कर ली। ये देख अवंतिका जो इंतजार कर रही थी कि नेहा अब उस पर चिल्लाएगी, उसने कहा, लगता है कोई एक पिक बनता जा रहा है, खाओ, सो फिर खाओ और सो। अवंतिका की बात पर लिविंग रूम में आते पार्थ और देव को भी हंसी आ गई और उन्होंने कहा, अवंतिका किसको तू पिक कह रही है। तभी यश ने तीनों को घूरते हुए कहा, अवंतिका, देव, पार्थ, शट अप एंड अवंतिका से सॉरी तो नित्या। ये सुन अवंतिका ने अपना मुंह फुलाते हुए कहा, मैं क्यों इस पागल को सॉरी कहूं। तभी अपना बैग लेकर आती हुई रूही ने कहा, क्या हुआ, कौन किसे सॉरी कह रहा है। इस पर अवंतिका ने रूही के पास जाते हुए कहा, भाई मुझे नेहा से सॉरी कहने को कह रहे हैं। तभी सभी घर के बड़े भी अपना सामान लेकर आए और ध्वनि जी ने पूछा, क्या हुआ बच्चों। तभी नेहा ने अपनी आंखें खोली और वहां पर आई मेड से अपना बैग लेते हुए बोली, हम निकल रहे हैं। ध्वनि जी ने नेहा का सवाल सुन कहा, हाँ चलो, सभी अपना सामान लेकर कार में बैठो, हम पहुंचते पहुंचते शायद रात हो जाए। नेहा ने सभी को इग्नोर किया और अपना सामान लेकर घर से बाहर निकल गई। नेहा को देख नवीन जी ने कहा, चलो बच्चों, तुम लोग क्यों खड़े हो। नवीन जी की बात सुन अभी अपना अपना बैग लेकर घर से बाहर निकले। नेहा ने अपना सामान कार में ड्राइवर से रखवाया और खुद कार में बैठी। जल्द ही रूही भी आ गई। रूही नेहा के बगल में बैठते हुए बोली, नेहा क्या हुआ है तुझे, तू कल से ही हम सब से ज्यादा बात नहीं कर रही है, कुछ हुआ है। रूही का सवाल सुन नेहा ने एक बार रूही की तरफ देखा और फिर बोली, तुम ज्यादा सोच रही हो। बोल नेहा ने अपनी आंखें बंद कर ली। ये सके रूही ही शांत हो गई और तभी निशा जी और विशाल जी भी कार में आकर बैठे। 9 घंटे बाद नेहा की कार उसके घर के बाहर रुकी और सभी कार से उतरे। विशाल जी ने ड्राइवर से सारा सामान घर में पहुंचाने को कहा और वो भी घर में गए। नेहा अपने कमरे में आए और लाइट्स ऑन कर सब कुछ देखने लगी। तभी रूही भी कमरे में आए और बोली, नेहा कुछ जरूर हुआ है, तू बता मुझे। नेहा ने अपने सामने खड़ी रूही को देखा जिसके आंखों में आंसू थे और फिर अपने बिस्तर पर लेटते हुए बोली, रूही तुम इतनी अच्छी बनने का नाटक कैसे कर लेती हो। नेहा की बात सुन रूही की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने नेहा के पास बैठते हुए उसका हाथ पकड़ पूछा, नेहा क्या हुआ, मैंने क्या किया बताओ। नेहा ने हैरान परेशान रूही को देखा जो अभी सिर्फ 14 साल की थी और सोचा कि पिछले जन्म में वो कहाँ थी, एक बंद कमरे में। ये याद आते ही नेहा ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेकर बोली, रूही मुझसे दूर रहा करो, मुझे तुम अच्छी नहीं लगती।
और हाँ प्लीज अब ये बात तुम मम्मी पापा से मत कहना, वैसे भी वो मुझे समझते हैं नहीं, और तुम्हारे कुछ कहने पर मैं ही मुश्किल में पड़ जाऊंगी। और हाँ मुझसे आज के बाद बात करने की जरूरत नहीं, मुझे चीड़ मचती है तुम्हारी आवाज सुनकर भी। रूही ने नेहा की बातें सुनी तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसकी आंखों में आंसू भर आए। रूही ने एक बार फिर नेहा को देखा और उसकी बंद आंखें देख रूही वहां से निकल अपने कमरे में चली गई। रूही के जाने के बाद नेहा ने अपनी आंखें खोली और खुले दरवाजे को देख एक गहरी सांस ली और तकिया सर पर रख वापस सो गई। नेहा को इतनी नींद क्यों आ रही थी ये सब जानना चाहते होंगे, है ना? तो जो इंसान 7 साल तक ना सोया हो उसे तो हर घड़ी नींद आएगी ना। अगली सुबह, नेहा नेहा बच्चा उठ जा, 6 बज गए हैं, तुझे स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। एक बार फिर नेहा की आंख खुली और इस बार उसने अपनी मां को देखा जिसे उसने पिछले 2 दिन से इग्नोर किया था। हो गई सुबह, सोचते हुए नेहा उठी और अपनी आंख मलते हुए वो बाथरूम में गई। एक बार फिर फ्रेश हुई, नहाया और बाथरोब पहन कमरे में आए और अपना स्कूल यूनिफॉर्म पहन शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को देखा। व्हाइट शर्ट, ब्लैक स्क्रिप्ट जो घुटनों तक आ रहा था, रेड टाई और ब्लैक जैकेट जो आधी से ज्यादा स्कर्ट को छुपा रहा था। नित्या ने खुद को देखते हुए जम्हाई ली, फिर अपने बालों का पोनीटेल बना अपना स्कूल बैग उठाया जिसको पिछले 3 हफ्ते से खोला नहीं गया था। नेहा अपना बैग लेकर नीचे आई तो पाया कि उसकी माँ, पापा और बहन तीनों नाश्ता कर रहे थे। ये देख नेहा की काली डल आंखें और डल हो गई। नेहा डाइनिंग टेबल के सबसे लास्ट सीट पर जाकर बैठी, तब उसके पास एक मेड आए और उसने पूछा, मिस ब्रेकफास्ट में आप क्या खाएंगी? नेहा ने पानी बहन, माँ और पापा की थाली में देखा जिसमें पोहा था और बोली, सैंडविच विथ मिल्क। ये सुन उस मेड ने हाँ में सर हिलाया और किचन में गई। विशाल जी ने अपनी छोटी बेटी की तरफ देखा जो बेक तरीके से कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन फिर भी वो बुरा नहीं लग रहा था और बोले, रूही के पिछली बार 95% आए थे मंथली एग्जाम में और तुम्हारे 66, ये डिफरेंस कुछ ज्यादा ही बड़ा है, उसे कम करो और कम से कम 85% लाओ। विशाल जी की बात सुन नेहा ने अपनी आंखें आलस से उठाए और विशाल जी की तरफ देखते हुए कुछ सोचकर बोली, आप फ्यूचर में अपना ए किसे बनाएंगे, मुझे या रूही को? नेहा की बात सुन विशाल जी, निशा और रूही तीनों के हाथ खाना खाते रुक गए। विशाल जी ने अपना चम्मच टेबल पर शांति से रखा, फिर नैपकिन लेकर अपने होंठ पोंछे और नित्या की तरफ शांति से देखते हुए बोले, रूही को। ये सुन नेहा ने विशाल जी की तरफ एक नजर देखा, फिर रूही की तरफ एक नजर देख अपने अभी अभी आए सैंडविच को उठाकर खाते हुए बोली, और मैं क्या करूंगी? इस बार निशा जी ने नेहा को घूरते हुए कहा, नेहा इनफ। नेहा ने निशा जी की बात सुन अपनी सैंडविच का एक और बाइट लिया और निशा जी को टोटली इग्नोर करते हुए विशाल जी की तरफ देखा। विशाल जी ने नेहा की आंखें देखते हुए कहा, तुम कंपनी चलाने में रूही की मदद करोगी? ये सुन नेहा ने एक और बाइट ली सैंडविच की और उठते हुए बोली, मुझे किसी का नौकर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं कैंपस में रहना चाहती हूँ तो मेरा सामान स्कूल में भिजवा दीजिएगा। और हाँ, मुझे आपकी कंपनी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो अपनी रूही को 100% लाने को कहिए, मुझे नहीं। बोल नेहा वहां से निकल गई और बाहर आकर कार में बैठते हुए बोली, चलो। ड्राइवर ने नेहा की बात सुन कार स्टार्ट की और नेहा रावत मेंशन से निकल गई। नेहा के चले जाने के बाद विशाल जी ने डाइनिंग टेबल पर अपनी उंगलियों से टक टक करते हुए कुछ सोचकर निशा जी की तरफ देखकर बोले, नेहा के साथ कुछ हुआ है? वो आजकल कैसे बेवहवे कर रही है? उसने तुम्हें कुछ बताया? निशा जी विशाल जी की बातें सुन ब्लैंक हो गई और उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता, और वो कौन सा मुझे कुछ बताती ही है। निशा जी की बात सुन विशाल जी ने उन्हें घूरते हुए देखकर पूछा, तुम्हें रूही के बारे में सब पता होता है तो नेहा के बारे में क्यों नहीं? इस पर निशा जी ने विशाल जी को घूरते हुए कहा, क्योंकि रूही मेरे साथ टाइम स्पेंड करती है और वो हर चीज के लिए मेरे पास आती है, लेकिन नेहा की सारी जरूरतें सवेंस हैंडल कर लेते हैं और वो ज्यादा हर टाइम स्कूल में होती है, तो मुझे कैसे पता होगा? निशा जी की बात सुन विशाल जी की आंखें गहरी हो गई और उन्होंने निशा जी की तरफ देखते हुए कहा, तुम रूही के पास जाती हो उससे बात करने? इस पर निशा जी ने हाँ में सर हिलाया। ये देख विशाल जी ने कहा, तो नेहा के पास भी जाती ही होगी। इस पर निशा जी जम गई और ये देख विशाल जी ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल कर बोले, नेहा के साथ आजकल में क्या हुआ, मुझे सब जानना है। बोलते हुए विशाल जी उठे और रूही के माथे को चूमते हुए बोले, नेहा की बात को भूल जाओ, वो अभी बच्ची है। बोल विशाल जी ने निशा जी का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने साथ कमरे में ले गए। रूही अभी तक अपनी जगह जमी हुई थी। रूही ने विशाल जी और निशा जी की बातों को याद किया, फिर कल नेहा की बाती को याद कर वो खड़ी और अपना बैग लेकर बाहर आई तो पाया कि उसकी कार जो उसे और नेहा को स्कूल छोड़ती है वो अपनी जगह से गायब है। ये देख रूही ने अपने हाथों की मुट्ठी बनाई और दूसरी कार में बैठी और ड्राइवर को स्कूल चलने को कहा। इंटरनेशनल स्कूल ऑफ दिल्ली। नेहा अपनी कार से बाहर निकली और ड्राइवर से बोली,
मेरा लगेज एक नौकर से बोलना मेरे जरूरत का सारा सामान पैक कर दे और तुम उसे यहाँ 2 घंटे में लेकर आओगे। ये सुन ड्राइवर हाँ में सर हिलाया और वहां से चला गया। और निया ने अपना स्कूल देख एक गहरी सांस ली और अपने कदम अपनी क्लास विंग की तरफ बढ़ाया। क्लास 9A 9th स्कूल की एलीट क्लास, जिसमें सिर्फ अमीर और इंटेलिजेंट बच्चे हैं सिवाय कुछ को छोड़कर, क्योंकि उन कुछ में स्कॉलरशिप वाले बच्चे और निया जैसे अमीर बच्चे आते हैं। निया ने अपनी क्लास को देखा, फिर जम्हाई लेते हुए क्लास के अंदर घुसी। निया को देखते ही क्लास में शांति छा गई, पर निया ने इस बात को इग्नोर किया और क्लास की सबसे आखिरी और कोने वाली सीट पर जाकर बैठ गई। फिर उसने अपना बैग अपनी बगल की खाली सीट पर रखा और हेड डाउन किया, फिर सो गई। और ये सब एक बार में हुआ। जहां निया आराम से सो रही थी तो वही क्लास में सभी बच्चों का दिल उनके हलक में आ गया था कि तभी एक चेयरफुल आवाज क्लास में गूंजी, जो अवंतिका की थी। हेलो गाइज, क्या हाल? छतरी अंधेरा। अवंतिका को देख क्लास के सभी बच्चे उसे ऐसे देखने लगे जैसे कि सभी ने देवी को देख लिया। अवंतिका ने सभी की नजरों को देखते हुए कंफ्यूजन से पूछा, क्या हुआ, तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? इस पर एक क्लास का बच्चा अवंतिका के पास आया और उसके कानों में धीरे से बोला। आज वो नया क्लास में आते ही लास्ट सीट पर जाकर बैठ गई और फिर सो गई। अवंतिका ने उस लड़के की बात सुन लास्ट सीट की तरफ देखा जो एकदम कोने में था और फिर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ बोली, तो फाइनली वो अब भाई का पीछा छोड़ रही है। ये सुन उस लड़के ने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, अवंतिका, बात ये नहीं कि वो सो रही है, बल्कि बात ये है कि वो लास्ट सीट पर बैठ रही है। और रूही भी उसके साथ नहीं आई। तुम्हें क्या लगता है कुछ हुआ है रूही को? रूही का नाम सुन अवंतिका की आंखें सिकुड़ गई और उसने उस लड़के को साइड में किया और अपना बैग अपनी डेस्क पर रख निया की तरफ बढ़ी कि तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आई, रूही तुम आ गई। ये सुन अवंतिका मुड़ी और रूही के पास आकर चिंता भरी आवाज में पूछा, रूही क्या हुआ, आज तुम लेट कैसे, क्या उस पागल ने कुछ कहा तुमसे? अवंतिका की बात सुन रूही ने अपने होंठ भींच लिए और फिर निया की कल की बात याद करने लगी। मुझे तुम पसंद नहीं। ये सोच रूही ने अवंतिका की तरफ एक हल्की मुस्कान के साथ देखते हुए कहा, नहीं, क्या मैं आज से तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ? ये सुन अवंतिका खुश हो गई और उसने अपना सर हाँ में हिलाया। फिर सभी बच्चे रूही के साथ अपने अपने ट्रिप की बताई करने लगे और ऐसे ही फर्स्ट पीरियड का टाइम हो गया। टीचर शर्मा क्लास में आए और सभी बच्चों की तार अपनी नजरें घुमाई जो उन्हें खड़े होकर गुड मॉर्निंग विश कर रहे थे। तभी टीचर शर्मा की नजर आखिरी डेस्क पर गई जहां एक लड़की सो रही थी। ये देख टीचर शर्मा उस लड़की की तरफ बढ़े और उसके डेस्क के पास आकर बोले, स्टूडेंट, ये क्लास है, तुम्हारा घर नहीं। किसी की चिल्लाती आवाज सुन नित्या की आंख खुली और उसने जम्हाई लेते हुए अपना सर उठाया और अपने सामने टीचर शर्मा को देख वो खड़ी हुई और पोलाइटली बोली, सर मैं रात भर आपके सब्जेक्ट का होमवर्क कर रही थी, इसलिए नींद पूरी नहीं हुई, तो मैंने सोचा कि क्लास को अटेंटिवली अटेंड करने के लिए मेरा नींद पूरा होना जरूरी है, तो मैं सो गई। नेहा की बात सुन टीचर शर्मा के चेहरे पर जो गुस्सा था वो गायब हो गया और उनका चेहरा ठीक हुआ और वो बोले, अच्छी बात है कि तुम इतनी मेहनत कर रही हो, लेकिन अगली बार से ख्याल रखना, वैसे अपना होमवर्क दिखाओ। ये सुन नेहा ने एक हल्की मुस्कान के साथ अपने गाल पर आते बालों को पीछे किया और टीचर शर्मा को देखते हुए बोली, वो तो स्टडी टेबल पर ही रह गई, मैं कल सबमिट करूँ। नेहा की बात पर पूरी क्लास की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और टीचर शर्मा के चेहरा कड़क हो गया और उनके माथे की नसें मानो फटकर बाहर आना चाहती हो। टीचर शर्मा ने एक बार निया को घूरा और फिर बोले, अगर तुम कल होमवर्क नहीं लाई तो मैं तुम्हें मेरी क्लास से निकल दूंगा। इस पर निया ने हाँ में सर हिलाया और वापस अपनी चेयर पर बैठ गई और टीचर शर्मा हफ हफ करते हुए पोडियम पर वापस आए और पढ़ना शुरू किया। निया ने टीचर शर्मा को पोडियम पर खड़ा देखा और अपनी बंद होती आंखों को मुश्किल से खुला रखने की कोशिश की। जब निया को महसूस हुआ कि अब वो पक्का सो जाएगी तो वो उठी और बोली, सर मैं आई हो टू वॉशरूम। ये सुन टीचर शर्मा ने पढ़ते हुए जाने को कहा और निया क्लास से बाहर निकल गई। जाती हुई निया को देख रूही ने अपने होठों को एक बार फिर भींचा और मन में बोली, क्या हुआ है निया को? आखिर वो क्यों गुस्सा है मुझसे? सोचते हुए रूही की नजर उसके हाथ में पहने ब्रेसलेट पर गई जो उसे यश ने दिया था। फिर कुछ सोच रूही ने अपनी मुट्ठी कसी और फिर पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। इधर निया क्लास से निकल स्कूल के पार्क में आए और फिर पेड़ के नीचे जहाँ छाव थी वहां लेट गई। दिल्ली की लेबोरेटरी में इस वक्त एक आदमी या फिर कहे एक लड़का जो करीबन 19 साल का था व्हाइट कोट पहने कुछ टेस्ट कर रहा था कि तभी लेबोरेटरी का दरवाजा खुला और एक लड़का जो करीबन 19 या 20 साल का होगा वो अंदर आया और अंदर काम कर रहे उस लड़के से बोला, मास्टर सिंह अगर आपका हो गया हो तो हम चले। मास्टर सिंह जिसे बुलाया गया था उस लड़के ने अपना टेस्ट ट्यूब वापस टेबल पर रखा और कुछ नोट डाउन करके बोला, हम बोल। उस लड़के ने अपने ग्लव्स निकाले और फिर प्रोटेक्टिव चश्मा निकालते हुए बोला, मैंने सुना है वो लोग कुछ नया माल सप्लाई कर रहे हैं इंग्लैंड। कुणाल ने ये सुन अपने बालों में उंगली फिराए हुए कहा,
हाँ, और शायद इस बार आपको जाना पड़े वहाँ काफी लंबे समय के लिए। ये सुन मास्टर सिंह के हैंडसम और कामुक चेहरे पर एक मुस्कान छा गई और उन्होंने अपना होते कोट निकालते हुए कहा, ओह ऐसा है क्या, तो जेट रेडी करवाओ, मैं भी देखूं किसमें इतनी हिम्मत है कि मेरे माल को हड़पड़ाना चाहता है वो। बोलते हुए मास्टर सिंह के चेहरे पर कुछ अलग भाव दिखे जिन्हें देविलिश कहना गलत नहीं होगा। यहाँ स्कूल में रूही ने रिसेस की बेल बजते ही अपन सामान पैक किया और क्लास से बाहर जाने को रेडी हुई क्योंकि निया पिछले 4 क्लासेस में अब्सेंट थी। रूही को उसकी चिंता हो रही थी। रूही को कहीं जाता देख अवंतिका ने भी अपना बैग पैक किया और उससे बोली, रूही क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो। रूही ने अवंतिका की तरफ देखते हुए कहा, निया वो कब से क्लास में नहीं है, मुझे उसकी टेंशन हो रही है। ये सुन अवंतिका ने रूही के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, रूही वो भाई की क्लास में हो कि पक्का चलो, अब तुम उसकी चिंता मत करो, हम चलते हैं और तुम उससे बात कर लेना। अवंतिका की बात सुन रूही ने हाँ में सर हिलाया और उसके साथ यश की क्लास की तरफ चल दी। यश का क्लास अलग विंग में था तो रूही और अवंतिका को पार्क से होते हुए उसकी क्लास में जाना था, लेकिन जैसे ही दोनों पार्क से गुजर रहे थे कि तभी रूही की नजर पेड़ के नीचे सो रही निया पर गई जिसने अपने जैकेट को एक चादर की तरह बिछा रखा था। रूही तुरंत ही अवंतिका के साथ उस तरफ चल दी और निया के पास आकर उसे आवाज देने लगी, निया। निया निया जो आराम से धूप के मजे ले रही थी, उसकी आंख फिर किसी के बुलाने से खुली। इस बार निया की आंख में गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था। निया ने अपनी लाल आंखें खोली और अपने सामने खड़ी रूही को देखा जिसने 2 छोटी बना रखी थी और एक गुड स्टूडेंट लग रही थी। निया ने बैठते हुए अपनी आंखें माली और चिड़चिड़ी आवाज में बोली, क्या हुआ, आसमान टूट गया या जमीन फट गई। निया की बात सुन अवंतिका ने उसे डिस्गस्ट के साथ देखते हुए कहा, निया तुम सच में पिघो, तुम्हें सिर्फ सोना और खाना आता है। तुम्हें पता है रूही तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रही थी। नहीं तुम्हें नहीं पात, तुम्हें तो बस अपनी पड़ी है, किसी और से तुम्हें कोई मतलब नहीं है ना। अवंतिका की बात सुन निया की लाल आंखें और लाल हो गई। अगर इस वक्त पागल खाने की नज यहाँ होती तो वो पक्का अवंतिका के लिए मन में प्रे कर रही होती, और अब ऐसा क्यों। तो निया का ट्रैक रिकॉर्ड था पागल खाने में कि जब उसे कोई आराम करने से रोकता तो निया उसका सर फोड़ देती, फिर उसके बाद उसे शॉक ट्रीटमेंट दिया जाता, पर अगले दिन भी सेम चीज होती और यही एक कारण था कि निया को 7 साल तक उस पागल खाने में बंद नहीं आई। निया ने एक गहरी सांस ली और फिर आलस से जम्हाई लेते हुए खड़ी हुई और अपने सामने खड़ी अवंतिका को डल आंखों से देखते हुए उसने अवंतिका का कंधा पकड़ा और उसे जमीन पर उठाकर फेंक दिया। और ये होते ही अवंतिका की तेज रोने की आवाज ग्राउंड में गूंजी। नित्या फिर मुड़ी और आलस से जमीन पर बैठते हुए अवंतिका के गालों को पकड़ कर बोली, अगली बार अपनी ये गटर जैसी जुबान का इस्तेमाल करने से पहले 100 बार सोचना, क्योंकि अगली बार मैं तुम्हें सिर्फ फेंकूंगी नहीं बल्कि तुम्हारा सर फोड़ दूंगी, समझी। बोलते हुए निया ने अवंतिका के गालों को 2 बार थपथपाया, फिर अपना जैकेट लेकर अपनी जगह पर जमी हुई रूही के सामने खड़ी हुई और रूही को देखते हुए बोली, रूही रावत, I'm freaking not interested in your so-called sisterhood, so stop this drama, and yes, one more thing, next time if you came in front of me I'll break that freaking head of yours, so be a good girl that you are and stop being so meddlesome and tell your loving father that he doesn't have to give shit about my matters. Now I don't want and I am not interested in his so-called love, and one last warning, stop coming in front of me, I just hate this innocent face and face of yours. बोल निया मुड़ी तो उसके सामने 3 लोग खड़े थे, यश, देव और पार्थ। निया ने तीनों को इग्नोर किया और प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ चल दी। कहते हैं इंसान मासूम तब तक रह सकता है जब तक उसकी मासूमियत ना छीनी जाए उससे, लेकिन क्या हो जब आपको किसी ने मासूम बनने का मौका ही ना दिया हो। निया रावत एक पहेली जिसे आज तक या तो उस जन्म या तो इस जन्म में कोई नहीं समझ पाया था, और समझता भी कैसे। किसी ने उसे रूही का सब्स्टिट्यूट माना तो किसी ने रूही की दी हुई जिम्मेदारी, किसी ने उससे नफरत किया तो किसी ने उससे घृणा दिखाई। जब किसी का जीवन ही अंधेरों में गुजरा हो तो उसे रोशनी की पहचान कहाँ से होगी। जिसे ताउम्र नफरत, घृणा, चालबाजी और अंधेरा देखा था उसे प्यार, रोशनी और मासूमियत कैसे पता होगी। पर अब तो वो भी नहीं था उसके पास, तो क्या करेगी निया अपनी इस दूसरी जिंदगी का। चैप्टर 4 प्रिस्क्रिप्शन। 4 साल बाद। ओए मैंने सुना है स्कूल का नया डॉक्टर काफी हैंडसम है। हाँ लेकिन वो जल्दी किसी को देखता नहीं है। यार जितने दुख की बात है, मुझे तो लेकिन वो बहुत पसंद है, स्पेशली उसकी वो वॉलेट आंखें, हाय। अरे सभी शांत हो जाओ, नित्या आ रही है। क्या आज इतने जल्दी? वो तो रोज रेसेस के बाद आती है ना। हाँ वैसे रूही को देखो, वो क्लास 12A में है, एलीट क्लास में, और ये निया हमारी 12F में, दोनों बहनें में कितना डिफरेंस है ना। हाँ लेकिन कुछ भी कहो, निया है तो बहुत सुंदर।
अबे पागल है क्या, इतना है तुझे, ये बात दोबारा कह मत देना वरना वो तेरा सर फोड़ देगी। तुझे पता नहीं क्या कि कल उसने फिर सेक्शन बी के एक लड़के का हाथ तोड़ दिया। लेकिन गलती उसकी ही थी। एक बात बताओ, जब पूरे स्कूल को पता है कि नेहा को पसंद नहीं कि कोई उसकी नींद खराब करे, तो वो क्यों गया था उसके पास? अरे अपनी मौत को दावत देने। अबे चुप, वो आ गई। सभी अपने अपने डेस्क पर बैठ जाओ वरना आज सब पिटोगे। यार उस तिवारी ने नेहा को मॉनिटर बनाकर अच्छा नहीं किया। वो मॉनिटर के नाम पर हम सबको कूटती है। क्या झूठा? वो इसलिए कूटती है क्योंकि अगर तुम शोर करते हो तो तिवारी उसको रूही से कंपेयर करता है, और किसे नहीं पता नेहा रावत नफरत करती है अपनी बहन से। अबे वो आ गई। सभी बच्चे ये सुन अपनी सीट पर बैठ गए और अपनी किताबें निकाल पढ़ने लगे। तभी क्लास का दरवाजा खुला और एक 17 साल की लड़की, जो पतली सी थी लेकिन बेहद खूबसूरत, उस लड़की के बाल सलीके से पोनीटेल में बंदे से, उसकी यूनिफॉर्म सलीके से पहनी हुई थी, लेकिन आज उसके चलने का तरीका थोड़ा अलग था। रोज से उस लड़की का चेहरा लाल हो रखा और उसके आंखों के कोने में आ रहा पानी इस बात का सबूत था कि उसकी नींद आज पूरी नहीं हुई थी। नेहा क्लास के अंदर आए। आज उसका सर दर्द से फटा जा रहा था, और ऐसा हो क्यों ना क्योंकि पिछले 2 दिन से वो सोई नहीं थी क्योंकि उसकी नींद की दवाई खत्म हो चुकी थी। नेहा ने क्लास के दरवाजे के पास खड़े होकर सभी बच्चों को देखा और फिर अपनी ठंडी आवाज में बोली, कौन आज मॉनिटर बनना चाहता है? नेहा का सवाल सुन सभी बच्चों की सांसें थम गई और सभी ने मन में प्रार्थना करना शुरू कर दिया। हे भगवान, मैं नहीं, प्लीज, मैं आपको 2 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। हे रब्बा, मैं नहीं, वरना ये डेविल मार डालेगी मुझे। ही ईश्वर, मैं नहीं। लेकिन कहा भगवान सभी की प्रार्थना सुनता है। नेहा ने शांत क्लास को देखा, फिर गहरी सांस लेकर बोली, रोल नंबर 1 आज क्लास मॉनिटर है। अगर वो अब्सेंट है 2, अगर वो भी तो 3। बोल। नेहा मुड़ी और स्कूल मेडिकल ऑफिस की तरफ चल दी। यहाँ क्लास में रोल नंबर 1 खड़ा हुआ और उसने सभी बच्चों को देखते हुए चिल्लाकर कहा, सालों, वो डेविल मेरा कचूमर निकल देगी तो सब आज चुप रहना वरना मैं सबकी खटिया खड़ी और बिस्तर गोल कर दूंगा। बोलते हुए उस लड़के के आंखों में आंसू भर आए और उसने लगभग लगभग रोते हुए कहा, बहुत बुरे हो तुम सब। यहाँ नेहा को नहीं पता था कि उसकी वजह से एक लड़का रो रहा था। वो तो अपना सर मलते हुए स्कूल के मेडिकल ऑफिस की तरफ चले जा रही थी कि तभी उसके कानों में एक लड़की की उदास आवाज पड़ी जिसे उसने पिछले 1 महीने से नहीं सुना था। अवंतिका, क्या नेहा इस बार बर्थडे पर आएंगी? अवंतिका, जो खुद इस साल 17 साल की हो गई थी, उसने अपने बगल में खड़ी मासूम सी लड़की के पीठ को सहलाते हुए कहा, रूही, नेहा पागल है, तुम उसके बारे में क्यों परेशान होती हो? जानती नहीं क्या कि उसकी रेपुटेशन कैसी है स्कूल में? रूही, जो अब बड़ी हो गई थी लेकिन उसका बच्चों सा मासूम चेहरा अभी भी मासूम ही था, उसने अवंतिका के कंधे पर सर रखते हुए कहा, पता नहीं क्या हुआ है नेहा को, क्यों वो मुझे अब पसंद नहीं करती। ना ही अब वो घर आती है, ना ही कभी फोन पर पापा मम्मी से बात करती है, ना ही अब हमारे साथ कहीं जाती है। इस पर अवंतिका ने कहा, रूही अच्छी बात है, ये देखो इस वजह से अंकल आंटी कितना प्यार करते हैं तुमसे। तुम छोड़ो उस पागल की बात, चलो हम अपने पेपर की तैयारी करते हैं। इस पर रूही ने हाँ में सर हिलाया और इधर निया, जिसके पैर मानो जम गए थे, उसने एक बेपरवाह मुस्काना के साथ उस तरफ देखा जिस तरफ रूही और अवंतिका गए और फिर अपना सर हिलाते हुए मेडिकल ऑफिस की तरफ चल दी जो उसके सामने ही था। यहाँ मेडिकल ऑफिस में एक आदमी ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट में विंडो के पास बैठा खिड़की के बाहर का नजारा देख रहा था कि तभी उसकी नजर एक पतली सी लड़की पर पड़ी जो शांति से खड़ी थी, लेकिन उसकी हल्की कांपती हाथ की उंगलियां ये बता रही थी कि वो शांत नहीं थी। उस आदमी ने देखा कि वो लड़की कुछ देर ऐसे ही वहां खड़ी थी, फिर उसने अपनी लंबे और सीधे पैरों को मेडिकल ऑफिस की तरफ आने को बढ़ाया कि तभी उस लड़की के सामने एक लड़का आकर खड़ा हुआ और उसने कुछ कहा, जिसके बाद उस लड़की ने अपना बैग और जैकेट निकाला जिससे उस लड़की का पतला पर वेल डेवलप शरीर सामने आया। उस लड़की ने इस वक्त सिर्फ एक शर्ट और स्कर्ट पहना था जो इसके घुटनों तक का रही थी। उस लड़की ने अपनी टाई को हल्का नीचे खींचकर किया, फिर सफाई से पास में पड़ी बेंच पर अपना जैकेट और बैग रखा। फिर उस लड़की ने लड़के से कुछ कहा जिसके बाद वो लड़का हंसा कि तभी उस लड़की ने उस लड़के के पेट में एक लात मारी और फिर उस लड़के के कमर को पकड़ उसे उठाकर फेंक दिया। ऐसा करते हुए उस लड़की की शर्ट हल्की सी ऊपर हुई जिससे उसकी पतली कमर साफ साफ दिख रही थी, और तभी वो लड़की मुड़ी और आलस के साथ उस लड़के के पास जाकर उसके पेट पे अपना पैर रखा और झुककर कुछ कहा। ऐसा करते हुए एक बार फिर उस लड़की की पतली सी कमर उस आदमी के नजरों से सामने थी, लेकिन तभी उस आदमी ने देखा कि उस लड़के ने कुछ कहा और वो लड़की उस लड़के से दूर हुई, फिर अपना जैकेट झुककर उठाया कि तभी उस लड़की ने उसकी तरफ देखा, फिर उसे इग्नोर कर अपना बैग उठाकर वो मेडिकल ऑफिस की तरफ आने लगी। अभी वो आदमी उस लड़की को हो देख रहा था कि तभी उसके कानों में एक आदमी की आवाज गई को उससे कह रहा था, मास्टर सिंह आप क्या देख रहे हैं इतने गौर से? ये सवाल सुन। मास्टर सिंह, जिसका नाम अमन सिंह ठाकुर था, उसने धीरे से कहा, उसकी पतली कमर। कुणाल ने अमन ने जो कहा वो सुना नहीं तो दोबारा पूछा, क्या?
तो इस बार अमन ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, नया पेशेंट आ रहा है, तुम उसे संभालो। ये सुन कुणाल ने मुंह बनाया कि तभी मेडिकल ऑफिस का दरवाजा खुला और एक लड़की अंदर आई। कुणाल ने अभी अभी आए उस लड़की को देख मन में सोचा, दिल्ली में इतनी खूबसूरत लड़की, वो भी इस स्कूल में। वाह, सोचते हुए कुणाल ने कहा, हेलो प्रीटी लेडी, आपको क्या प्रॉब्लम है? तारांकन। नेहा ने जाती हुई रूही और अवंतिका को कुछ पल देखा, फिर अपने कदम मेडिकल ऑफिस की तरफ बढ़ाए कि तभी उसके सामने एक लड़का आकर खड़ा हो गया और उसने कहा, नित्या रावत, मैंने सुना कि तुमने मेरे भाई को कल पीटा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पर हाथ उठाने की? तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूँ? यू बास्टर, आज मैं तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा। नेहा ने अपने सामने खड़े लड़के को देखा और फिर उसकी लाल आंखें और लाल हो गई। नेहा ने अपना जैकेट और बैग निकाला, फिर अपनी टाई को ढीली कर जैकेट और बैग को बेंच पर रखा और फिर उस लड़के के सामने आकर खड़ी हुई और बोली, जल्दी लड़ाई खत्म करते हैं, मेरा सर दुख रहा है। नेहा की बात पर वो लड़का हंसा और ये देख नेहा के सर में और दर्द होने लगा। ये महसूस कर नित्या ने उस लड़के के पेट में एक लात मारी, जिससे उस लड़के ने अपने पेट को पकड़ लिया। तभी नित्या ने धीरे से मन में कहा, टाइम वेस्ट। सोचते हुए नित्या ने उस लड़के की कमर पकड़ी और उसे उठाकर फेंक दिया, जिससे उस लड़के के गिरने से उसने सर में और कमर में जोर की लगी। ये देख नित्या ने उस लड़के की पेट पर अपना लात रखते हुए झुककर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगली बार जब मेरा सर दर्द हो तो लड़ने मत आना, क्योंकि अगली बार मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। बोल निया उस लड़के से दूर हटी और अपना सामान उठाने लगी कि तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। ये महसूस कर निया ने उस तरफ देखा तो वहां एक खिड़की थी जिसमें उसकी परछाई थी। ये देख निया ने अपना सामान उठाया और मेडिकल ऑफिस की तरफ चल दी। निया मेडिकल ऑफिस में आए और अपने सामने चेयर पर बैठे डॉक्टर को देखकर अपना सर मलते हुए बोली, सर दर्द की दवा। और बोलते हुए निया रुक गई, क्योंकि उसे नहीं पता था कि क्या अब वो स्कूल के मेडिकल ऑफिस से वो नींद की दवाई ले सकती थी या नहीं, क्योंकि पिछला डॉक्टर पैसे लेकर दवाई दे देता था, पर इस डॉक्टर की शक्ल देखकर उसे नहीं लग रहा था कि उसे दवाई मिलेगी। निया को बात आधी कहता सुन कुणाल ने पोलाइटली पूछा, और इस पर निया ने अपने बैग के स्टेप्स को खींचते हुए कहा, नींद की दवाई। नींद की दवाई सुन कुणाल के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और उसने निया को देखते हुए कहा, तुम्हारे पास कोई प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर का? इस पर निया ने अपना सर एक बार फिर मला और अपने बैग को टेबल पर रख खोला, फिर कुछ सोच उसे टेबल पर पलट दिया और कुणाल को देखते हुए बोली, इन सब में कहीं प्रिस्क्रिप्शन है? निया की बात सुन कुणाल ने निया को गौर से देखा और उसकी लाल आंखें देख और उनमें चिड़चिड़ापन देख कुणाल ने अपने होठों को दबाया और शांति से टेबल पर पड़े सामान को ध्यान से देखने लगा, जिसमें कुछ पेपर थे जो फोल्ड किए हुए थे, एक कॉपी, एक पेन, एक ईयरफोन और एक फोन जो पूरा वाइट था। कुणाल ने एक गहरी सांस लेकर निया को देखा और बोला, डियर स्टूडेंट, आप चेयर पर बैठ सकती हो। ये सुन निया कुणाल के सामने पड़ी दो चेयर्स में से एक पर बैठी और आलस से जम्हाई लेते हुए अपनी आंखों के मला। कुणाल ने निया के इस एक्शन को देखा, फिर एक एक कर पेपर्स को खोलना शुरू किया। पहला पेपर फिजिक्स का टेस्ट पेपर 0 आउट ऑफ 100, द्वारा पेपर केमिस्ट्री 3 आउट ऑफ 100, तीसरा पेपर बायोलॉजी 6 आउट ऑफ 100, चौथा पेपर मैथ्स 9 आउट ऑफ 100, पांचवा पेपर इंग्लिश 21 आउट ऑफ 100, छठा पेपर 2 साल पुराना साइकाइट्रिस्ट का प्रिस्क्रिप्शन। कुणाल ने सारे पेपर जो हाथ में थे उन्हें स्पीचलेस होकर देखा, फिर उसने खिड़की के पास बैठे आदमी को बुलाते हुए कहा, अमन भाई, आप आकर ये देख सकते हैं क्या मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा? अमन, जो जब से नया मेडिकल रूम में आई थी तब से उसे देख रहा था, उसने कुणाल की बात सुनी तो आलस के साथ खड़ा हुआ, लेकिन अमन के इस आलस में भी एलिगेंटनेस थी। अमन ने अपने हाथ पैंट की पॉकेट में रखा और फिर निया के बगल की कुर्सी पर बैठते हुए कुणाल के हाथ से वो पेपर्स लिए और उन्हें देखने लगा। सारे टेस्ट पेपर और प्रिस्क्रिप्शन देखने के बाद अमन ने टेबल पर नोट करना शुरू किया। नॉक सुन निया जो टेबल पर रखे पेपरवेट को फेंक रहे थी, उसने अमन की तरफ देखा तो उसकी काली डल आंखें अमन की वॉलेट ब्राइट पर मिस्टीरियस आंखों से जा मिली। निया ने अमन की आंखों में देख रही थी और अमन भी अपने सामने बैठी इस लड़की की आंखों में देख रहा था। अमन में आलस से निया की आंखों में देखते हुए अपना हाथ टेबल पर रखा, फिर अपना सर उस हाथ पर रखते हुए हल्के से मुस्कुराया। अमन की आंखों में एक ग्लिंट और मुस्कान देख निया ने तुरंत अपना सर कुणाल की तरफ घुमा लिया और ये देख अमन की आंखों की मुस्कान और बढ़ गई। फिर अमन खड़ा हुआ और मेडिसिन स्टैंड के पास आकर कुछ दवाई निकाली और एक थर्मामीटर लेकर वो निया के पास आया और दोबारा कुर्सी पर बैठते हुए कुणाल से अपनी चार्मिंग वॉइस में बोला, जाकर थर्मेस और एक कप लेकर आओ। अमन की बात सुन कुणाल खड़ा हुआ और मेडिकल रूम के पीछे बने कॉटेज में गया और वहां से अमन का थर्मस और एक डिस्पोजेबल कप लेकर बाहर आया। यहाँ कुणाल के जाने के बाद अमन ने थर्मामीटर को साफ किया, फिर उसे निया को देते हुए कहा, अपना टेम्परेचर चेक करो। निया ने अमन के हाथ से थर्मामीटर लिया और फिर उसे अपने मुंह में डाला। ये देख अमन ने इसके सामने 3 दवाई रखते हुए कहा, ये 10 टैबलेट नींद की, ये सर दर्द की, ये बुखार की।
कुणाल ने आकर पानी की बोतल और कप अमन को दिया तो अमन ने कप को एक बार वॉश किया, फिर उसमें पानी भरकर नेहा के सामने किया और उसके मुंह से थर्मामीटर निकल कर चेक किया और बोला, माइल्ड फीवर है, ये दवाई खा लो, नींद की दवाई अभी खाने की जरूरत नहीं। ये सुन नेहा ने सर दर्द और बुखार की दवाई को देखा और अपने होठों को दबाते हुए दवाई को उठाए और उसे एक सांस में निगल गई। ये देख अमन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, पर वो तुरंत गायब भी हो गई। अमन ने नेहा के सारे टेस्ट पेपर देखे और फिर उन्हें फोल्ड कर बैग में वापस रख दिया। तब अमन को नजर नेहा की कॉपी पर गई। अमन ने नेहा की कॉपी खोली तो वो ब्लैंक थी। ये सके अमन ने उसे भी बैग में रखा और फिर नेहा ने अपना बैग उठाया और दवाई लेकर बोली, थैंक्स बोल नेहा डॉक्टर ऑफिस से बाहर निकल गई। नेहा के जाने के बाद कुणाल ने जाती हुई नेहा को देखते हुए कहा, ये लड़की देखने में तो अच्छी बच्ची लगती है, लेकिन इसके मार्क्स, अमन भाई अगर ये आपकी स्टूडेंट होती तो आप तो इसको मार ही डालते। ये सुन अमन ने दरवाजे की तरफ देखा और फिर कुछ सोचकर बोला, तुमने साइन लिए? ये सुन कुणाल ने कहा, अरे ये तो मैं भूल ही गया, पर कोई बात नहीं, मैं उससे बाद में एंट्री लिस्ट पर साइन ले लूंगा। इस पर अमन ने वापस खिड़की के पास बैठते हुए कहा, कल। ये सुन कुणाल ने अमन को घूरते हुए कहा, अमन भाई मैं इस लड़की को कल तक कैसे ढूंढूंगा? इस पर अमन ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, नेहा रावत 1-2 F 5 टेकिंग ऑर्डर्स। नेहा अपने हॉस्टल रूम में आए और अपना बैग स्टडी टेबल पर रख बिस्तर पर जाकर लेट गई। नित्या ने अपनी आंखें बंद की तो उसकी आंखों के सामने वही वॉलेट आंखें घूमने लगी जिसमें मिस्ट्री थी और हल्की मुस्कुराहट, और ऐसे ही ना जाने कब नित्या को नींद आ गई, उसे पता भी नहीं चला। शाम का वक्त। नेहा के हॉस्टल रूम के डोर पर किसी ने नोक किया जिससे नेहा की नींद खुली। नेहा ने उठकर अपनी आंखें माली, फिर टाइम देखा तो शाम के 9 बज रहे थे। नेहा ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने मिस्टर विशाल रावत को पाया। विशाल जी ने नेहा को देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कैसी हो नेहा? नेहा ने दरवाजा खुला छोड़ और वापस कमरे में आकर एक ग्लास में विशाल जी के लिए पानी निकाला। विशाल जी कमरे में आए और स्टडी टेबल की चेयर पर बैठते हुए आगे बोले, कल तुम्हारे और रूही की बर्थडे पार्टी रखी है तो अपना सामान पैक करो और घर चलो। नेहा ने विशाल जी को पानी का ग्लास दिया और बेड पर बैठते हुए बोली, मुझे पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुन विशाल जी के चेहरे के भाव कुछ बदले नहीं और उन्होंने प्यार से कहा, मुझे पता था, लेकिन ये तुम्हारा 18th बर्थडे होगा और मीडिया भी कल घर आएगी तो कल घर जाना इम्पोर्टेंट है। विशाल जी की बात सुन नित्या ने कुछ नहीं कहा और उठकर अपना स्कूल बैग लिया और उसका सारा सामान बिस्तर पर पलट उसमें 2 सेट कपड़े रखे और अपना फोन और लैपटॉप लेकर बोली, चलिए। विशाल जी ने नेहा का हॉस्टल रूम एक बार अच्छे देखा। नित्या का हॉस्टल रूम काफी सिंपल था, व्हाइट पेंट, एक सिंगल बेड, एक स्टडी टेबल, एक अलमारी और साइड टेबल। नेहा ने अपना सामान सलीके से रखा था। कमरा देखने के बाद विशाल जी नेहा के साथ वहां से निकल गए। 1 घंटे बाद रावत मेंशन। विशाल जी कर रुकी ड्राइवर ने विशाल जी से कहा, सर हम पहुंच गए। ये सुन विशाल जी ने अपनी छोटी बेटी को देखा जो खिड़की से अपना सर टिकाए सो रही थी। 4 साल पहले विशाल जी ने पता लगाया था कि ऐसा क्या हुआ कि उनकी बबली सी बेटी इतनी बदल गई, लेकिन अंत में उन्हें कुछ पता नहीं चला, बल्कि उन्हें एहसास हुआ कि रूही को संभालते लाड करते करते वो निशा ही नेहा को कहीं भूल से गए थे। लेकिन इस बात का एहसास होने में उन्हें देर हो गई और नेहा हॉस्टल शिफ्ट हो गई, और तब से ही उन्होंने नेहा को किसी भी चीज के लिए फोर्स करना बंद कर दिया। लेकिन 3 साल पहले जब स्कूल में हेल्थ चेकअप हुआ तो नेहा को इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर और इंसोम्निया होने के सिम्टम्स दिखे, जिसके बाद से नेहा 1 साल के लिए साइकाइट्रिस्ट के पास सेशन लेने जाती, जिसके बाद उसकी बीमारी ठीक तो नहीं हुई लेकिन बढ़ जरूर गई, तो फिर नेहा ने वहां जाना भी बंद कर दिया और अब 2 साल बाद नेहा की हालत पहले से बेहतर थी। विशाल जी ने नेहा के बालों को सहलाया, फिर आराम से कार का दरवाजा खोला और नेहा को संभाल कर गोद में उठाकर घर की तरफ चल दिए। क्योंकि रूही का बर्थडे था कल, तो रूही ने अवंतिका, पार्थ, देव और यश को अपने घर आज ही बुला लिया था। सभी लिविंग रूम में बैठे ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे। अवंतिका ने बॉटल घुमाई तो वो रूही की तरफ जाकर रुकी। ये देख पार्थ ने रूही से एक्साइटेड होकर पूछा, रूही तुम आगे क्या बनना चाहती हो? इस पर रूही ने शर्माते हुए अपने बालों को जो गाल पर आ रहे थे उन्हें कान के पीछे किया और बोली, मैं पापा की तरह हमारी कंपनी को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। इस पर यश ने, जो कि अब 20 साल का हो गया था और कंपनी जाने लगा था, उसने रूही को इनकरेज करते हुए कहा, ये अच्छी बात है कि तुम्हारा ये ड्रीम है। ये सुन रूही ने यश की तरफ देख एक स्वीट स्माइल के साथ कहा, थैंक्स। तभी देव ने रूही से पूछा, रूही मैंने सुना कि आज निया ने 12th बी के एक बच्चे को फिर पीटा, क्या ये सच है? ये सुन रूही का मुस्कुराता हुआ चेहरा उदास हो गया और उसने परेशान होते हुए कहा, हाँ, पता नहीं क्यों निया हमेशा लड़ाई करती है और पापा उसे कुछ नहीं कहते, मुझे समझ में नहीं आता ये लड़की करना क्या चाहती है।
इस पर अवंतिका ने रूही के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, रूही तुम उस पागल की चिंता मत करो, वो बस अपना दिमागी संतुलन खो चुकी है। इस पर रूही ने कुछ नहीं कहा। तभी देव ने कहा, वैसे क्या वो कल तुम्हारी पार्टी में आएगी? ये सुन रूही ने एक गहरी सांस लेकर कहा, पता नहीं पिछले 4 साल से वो घर नहीं आए हैं, स्कूल में भी वो पढ़ती नहीं, हमारा मिलना भी नहीं होता, मुझे तो उसके बारे में कुछ नहीं पता। विशाल जी लिविंग रूम में शांति से खड़े होकर सभी की बातें सुन रहे थे। विशाल जी ने अपने बगल में खड़ी लड़की को देखा जो अब उसके कंधे से बड़ी हो गई थी और अपने होठों को दबाते हुए बोले, क्या मैं इन सबको तुम्हारे लिए डांटूं? नेहा जो आराम से कार में सो रही थी, उसकी आंख विशाल जी की गोद में खुली। नेहा को जगा हुआ पाकर विशाल जी ने उसे नीचे उतरा और दोनों लिविंग रूम में आए तो दोनों ने लिविंग रूम में खेलते 5 लोगों की बातें सुनी। नेहा ने अपने पापा की तरफ देखा और फिर जम्हाई लेते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी सही तो कह रही है, वो पागल तो मैं हो चुकी हूँ। और रही उस लड़के को मारने की बात, तो उसका दोस्त कल मुझसे लड़ने आया था तो मैंने उसका हाथ तोड़ दिया, तो आज वो बदला लेने आया, लेकिन खैर मुझे भूख लगी है, खाना है। विशाल जी ने अपनी छोटी बेटी को देखा और फिर उसका सर सहलाते हुए बोले, तुम पागल नहीं हो, तुम बस बीमार हो, और वो बीमारी ठीक हो जाएगी समय के साथ। और तुम्हारे लिए आलू गोभी बनवाई है, चलो आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलता हूँ। ये सुन नेहा ने अपने जैकेट के पॉकेट में अपना हाथ डाला और बोली, कोई जरूरत नहीं है। बोल नेहा सोफे के पास जाने लगी। रावत परिवार का लिविंग रूम 2 सेक्शन में डिवाइडर है, पहला एंट्रेंस से सोफे तक, दूसरा अंदर एक गुफा की तरह, तो इसीलिए जब विशाल और नेहा आए तो किसी को उनके आने का पता नहीं चला, लेकिन जब नेहा सोफे के पास गई तो सभी की नजर उस तरफ गई जहां से चलने की आवाज आ रही थी। नेहा ने सभी की हैरान कर बड़ी हो चुकी नजरों को इग्नोर किया और सोफे पर बैठते हुए पास में पड़ा टेलीफोन उठाया और शून्य दबाकर किसी को कॉल किया। जल्द ही कॉल पिक, तो नेहा बोली, मेन हाल में जल्द आइए। बोल नेहा ने फोन काट दिया और फिर सोफे के सामने पड़े टेबल पर अपने पैर रखते हुए सोफे पर अपना सर रखा और आंखें बंद कर ली। विशाल जी ने नेहा को देख गहरी सांस ली और सोचा, ये लड़की, तभी इसके कोई दोस्त नहीं है, अब ऐसे इग्नोर करेगी तो कौन दोस्ती करेंगे। सोचते विशाल जी नेहा के पास आकर बैठे और उसके हाथ को पकड़ नर्म आवाज में बोले, तुम कितनी पतली हो, खाना क्या खाती हो वहां पर? नेहा ने ये सुन अपनी आंखें नहीं खोली और शांत आवाज में बोली, खाना। नेहा का जवाब सुन विशाल जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और उन्होंने नेहा के गाल खींचते हुए कहा, खाने में क्या खाती है आप मिस नेहा? अपने गाल खींचे जाने पर नेहा ने अपनी आंख चिड़चिड़ाहट से खोली और फिर विशाल जी को देख अपने होठी को दबाते हुए धीरे से बोली, शायद दाल चावल या मैगी। ये सुन विशाल जी ने नेहा के बालों को सहलाते हुए कहा, कुछ दिन यहाँ रुक जाओ, थोड़ा वक्त अपनी माँ के साथ भी बिताना चाहिए तुम्हें, उन्हें चिंता होती है तुम्हारी। इस पर नेहा ने कुछ नहीं कहा और ये विशाल जी भी कुछ नहीं बोले। तभी एक मेड जल्दी से घर में आई और नेहा के सामने खड़ी होकर बोली, मिस नेहा, क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? नेहा ने मेड को देखा, फिर अपनी ठंडी आवाज में बोली, मेरे लिए खाना और इनके लिए हल्दी का दूध। ये सुन उस मेड ने हाँ में सर हिलाया और तुरंत किचन में चली गई। क्या मेड वहां से गई ही थी कि कुछ देर पहले तक खेल रहे 5 लोग नेहा के पास आए तो विशाल जी ने उन्हें अपने सामने वाले सोफे पर बैठने का इशारा किया तो सभी चुपचाप वहां बैठ गए। यश ने नेहा को देखते हुए एक पोलाइट स्माइल के साथ कहा, नेहा 3 साल में काफी बड़ी हो गई है। ये सुन नेहा ने अपनी नजरें अपने जैकेट से हटाए और फिर यश को देखते हुए हल्का सा सर हिलाया। तब देव बोला, नेहा तो तुम रूही की पार्टी में इस साल आ ही गई, चलो इस बार हम सब साथ में मजे करेंगे। इस पर भी नेहा ने हल्के से सर हिलाया कि तभी विशाल जी की भौहें देव की बात सुन सिकुड़ गई और उन्होंने देव को देखते हुए कहा, देव पार्टी नेहा और रूही की है, सिर्फ रूही की नहीं, कल नेहा का भी बर्थडे हुई तो वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने अपने घर तो जाएगी ही ना। विशाल जी की बात सुन वहां बैठे 5 लोगों की आंख बड़ी बड़ी हो गई जी। तभी रूही ने नेहा से हल्की स्माइल के साथ देखते हुए अपोलोजेटिकली कहा, नेहा तुम देव की बात का बुरा मत मानना, वो बस इसके दिमाग से निकल गया था कि कल तुम्हारा भी बर्थडे है तो। नेहा ने रूही का एक्सप्लेनेशन सुना तो उसे महसूस हुआ कि उसका सर दर्द जो गायब हो गया था वो वापस आ रहा था। ये महसूस करते ही नेहा ने अपनी ठंडी डल काली आंखें उठाकर रूही को हल्के से देखते हुए कहा, शुटुप। नेहा की बात सुन रूही क्यों मुंह बंद हो गया और उसका चेहरा रोने जैसा हो गया। ये देख अवंतिका ने रूही का हाथ पकड़ा और नेहा से चिढ़कर बोली, नेहा रूही तुम्हें एक्सप्लेनेशन दे रही थी, तुम्हें इतना रूड होने की क्या जरूरत है?
नेहा ने अवंतिका की बात सुनी और अपना हाथ सोफे के हैंडसेट पर रखते हुए उंगली से टक टक करना शुरू कर दिया। इस पर वहां बैठे किसी भी इंसान का ध्यान नहीं गया, लेकिन यश और विशाल जी ने ये नोटिस किया और ये देख विशाल जी ने रूही की तरफ देख कहा, रूही तुम्हें नया एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें देव को जब वो ये कह रहा था तो उसे रोकने की जरूरत थी, और सेम चीज तुम्हें तब भी करनी चाहिए थी जब अवंतिका नेहा को पागल कह रही थी। विशाल जी की बात सुन सभी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, लेकिन यश ने नॉर्मल रहते हुए कहा, अंकल मैं अवंतिका की कही बात के लिए माफी मांगता हूँ। इस पर विशाल जी ने अपन हाथ हिलाते हुए कहा, मुझसे सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, अवंतिका को नेहा से सॉरी कहना चाहिए। देखो बच्चों, मैं तुम सबके मामलों में नहीं पड़ना चाहा, लेकिन तुम सबको अपने शब्दों को कहने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। विशाल जी की बात सुन अवंतिका ने धीरे से कहा, सॉरी अंकल, मैं अगली बार से ख्याल रखूंगी। इस पर विशाल जी ने अवंतिका को एक बार गौर से देखा, फिर अपनी छोटी बेटी को जो अपना सर मल रही थी, तो वो बोले, छोड़ो, अब रात काफी हो गई, सभी जाकर सो जाओ, कल पार्टी है, सबको जल्दी उठना है। विशाल जी की बात पर पार्थ ने खुश होते हुए कहा, हाँ रूही चल, वरना कल तो उठने में लेट हो जाएगा। इस पर रूही ने हाँ में सर हिलाया और एक बार विशाल जी और नेहा के देख अपने होठों को दबाया और वहां से सभी के साथ चली गई। सभी के जाने के बाद मेड वहां आए और नेहा को उसका खाना सर्व किया और विशाल जी को दूध। नेहा ने अपना खाना उठाया और खाना खाने लगी, तभी उसके दिमाग में रूही का वो मासूम चेहरा आया और उसने कुछ सोचा, फिर अपने पापा की तरफ एक बार देखा जो दूध पी रहे थे। ये देख नेहा ने अपने मन में आई बात को दबाए और खाना खाने लगी। विशाल जी ने अपना दूध खत्म किया, फिर अपना मुंह टीसू से पोंछते हुए बोले, तुम्हारे बॉक्सिंग कोच का कॉल आया था, कह रहे थे कि तुम्हारा नाम वो नेशनल्स के लिए सबमिट करना चाहते हैं। ये सुन नेहा के हाथ खाना खाते हुए रुके और उसने कहा, नॉट इंटरेस्टेड। ये सुन विशाल जी ने नेहा के सर को सहलाते हुए कहा, मैंने उनसे कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो तुम्हारा नाम दे चुके हैं, तो 2 दिन बाद तुम्हें कंपटीशन के ट्रायल राउंड में जाकर खेलना ही होगा। तुम वहां जितने लोगों को चाहे पीट सकती हो, कोई कुछ नहीं कहेगा। विशाल जी की ये बात सुन नेहा के डल आंखों में हल्की चमक दिखी और उसने कहा, फाइन, सेंड मी एड्रेस। बोलकर नेहा ने अपना खाना खत्म किया और अपना बैग उठाकर जाने लगी। तभी विशाल जी ने कहा, नेहा तुम इंटेलिजेंट हो, ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारे हेड टीचर का आज कॉल आया था, वो बेचारे रोने ही वाले थे कि तुम क्यों नहीं पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती हो। मैं तुमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कुछ ना कुछ लाइफ में कर लोगी, पर एज अ पेरेंट मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी अच्छे मार्क्स लाए, तो सोचना इस बारे में। नेहा ने इस पर कुछ नहीं कहा और अपने कमरे की तरफ चल दी। यहाँ लिविंग रूम में विशाल जी ने उस खड़ी हुई मेड को देखते हुए कहा, समा काकी, इस लड़की के साथ मैं क्या करूं। समा काकी रावत परिवार की हेड मेड थी। उन्होंने अपना बचपन विशाल के दादा के छाव में गुजारा और बड़ी हुई तो उन्होंने विशाल को संभाला, क्योंकि विशाला जी की मां की डेथ काफी जल्द हो गई, तो विशाल जी को समा काकी ने ही पाला था। समा काकी एक समझदार औरत थी और ये बात घर में सभी जानते थे, सभी उनकी इज्जत भी करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी समा काकी हमेशा जरूरी होने पर ही अपने सुझाव विशाल जी के सामने रखती थी, जैसे कि आज। विशाल जी का सवाल सुन समा काकी ने सीढ़ियों से जाती नेहा को एक बार देखा, फिर विशाल जी से बोली, छोटे साहब, मिस नेहा को जब आपकी जरूरत थी तब आप उनके पास नहीं थे। पूरा बचपन उन्होंने अकेले गुजारा है और अब उन्हें आपकी जरूरत नहीं, तो बेहतर होगा कि जो जैसा चल रहा है चलने दे। मिस नेहा की कंडीशन काफी नाजुक है, उन्हें किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं सिवाय सोने के, लेकिन उन्हें वो भी नहीं मिलता, तो मेरे हिसाब से उन पर दबाव बनाना उनकी कंडीशन को और बिगाड़ सकता है। और अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहना चाहूंगी। समा काकी की आवाज में हिचकिचाहट सुन विशाल जी ने कहा, काकी आप कहिए। तो समा काकी ने कहा, मिस नेहा को मिस रूही से दूर रखिए, क्योंकि मिस रूही के दोस्त वो मिस नेहा के बारे में ना जाने क्या क्या कहते हैं, लेकिन मिस रूही उन्हें कभी मना नहीं करती। ये छोटी छोटी चीजें कब बड़ी बन जाती है पता नहीं लगता, तो बेहतर होगा कि मिस कैंपस में रहे। इस पर विशाल जी ने भी हाँ में सर हिलाया और समा जी बर्तन लेकर वहां से चली गई। यहाँ कमरे में आकर नेहा वॉशरूम में गई और फ्रेश अप होकर बाहर आई, फिर अपना फोन उठाकर चेक किया तो उसमें एक मैसेज आया था, LW do you wanna take order? You haven't taken any order in last 9 months, so are you up for one? This is big deal, you will get 10x more than your last order. ये मैसेज पर नेहा ने कुछ सोचा, फिर यस लिखकर मैसेज भेज दिया और फिर अपने बैग से नींद की दवाई का डब्बा निकल एक गोली खाए और फिर नेहा बिस्तर पर लेट गई। बिस्तर पर लेटते हुए नेहा की नजर उस दवाई के डब्बे पर गई और उसके आंखों के सामने एक जोड़ी वॉलेट आंखें फ्लैश हुई। ये होते ही नेहा ने अपनी आंखें बंद की और अपने मुंह पर तकिया रख वो सो गई। लेकिन सो रही नेहा को ये नहीं पता था कि उसके यस ने इस वक्त मुंबई के साकी मेन बिल्डिंग में क्या तहलका मचाया हुआ था।
एक आदमी जो करीबन 40 साल का था, उसने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर यस देखा तो वो जोर जोर से हंसने लगा और खुद से बोला, फाइनली LW इज टेकिंग ऑर्डर्स, नाउ वील बी गेटिंग द रियल डील्स। जस्ट 50 मिलियन। सुबह की धूप जब नेहा के चेहरे पर पड़ी तब उसकी नींद खुली। नेहा को आज एक हफ्ते बाद इतनी अच्छी नींद आई थी, वरना 2 दिन पहले उसकी दवाई खत्म होने की वजह से उसको नींद ही नहीं मिली और इसके पिछले हफ्ते कुछ बेकार लोगों ने उसकी नींद बिगड़ दी थी। नेहा उठी और टाइम देखा तो पाया कि अभी 12 बज रहे थे। ये देख नेहा ने अंगड़ाई ली और फिर कपड़े लेकर वॉशरूम में गई। फ्रेश अप होकर नेहा ने एक ब्लैक हुडी और व्हाइट जीन्स पहनी और अपने बाल बना अपना फोन लेकर वो नीचे गई। नीचे अभी हाल में कोई नहीं था। नेहा ने सभी नौकरों को काम करते हुए देखा तो फिर वो चुपचाप सोफे पे जाकर बैठी। समा काकी ने नौकरों को सारी तैयारी कैसे करनी है समझाया और फिर नेहा को देख उसके पास गई और बोली, मिस आप लंच करेगी? नेहा ने लिविंग रूम में देखते हुए हाँ में सर हिलाया। तभी उसका फोन बजा। नेहा ने फोन निकालकर नंबर देखा तो कोई प्राइवेट नंबर था। नेहा ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक आदमी की सेक्सी वॉइस उस तरफ से आई, हाय नेहा डार्लिंग। नेहा ने ये आवाज सुन अपने पैर वापस टेबल पर रखे और बेपरवाही से बोली, हम। नेहा का हम सुन दूसरी तरफ से उस आदमी ने कहा, यू आर सो बोरिंग नेहा, बाय द वे आई गॉट टू नो दैट यू आर बैक इन बिजनेस। ये सुन नेहा ने फिर हम में जवाब दिया, जिसे सुन उस आदमी ने कहा, वैसे वो साके लोग किसी बिग शॉट का डील लेने वाले हैं तो मुझे लगता है कि वो तुम्हें ही मिलेगा, तो थोड़ा केयरफुल रहना क्योंकि उस क्लाइंट को तुम ही चाहिए था। LW वो तुम्हारे पीछे 5 साल से पड़ा है तो देख लो तुम्हें क्या करना है। वैसे इन 5 सालों में उसकी सारी इन्फॉर्मेशन सब से गायब हो गई है। ये सुन नेहा ने अपने होठों को दबाया और फिर कुछ सोचकर बोली, आई टॉक टू यू लेटर। बोल नेहा फोन काटने लगी तो दूसरी तरफ से उस आदमी ने कहा, बाय द वे हैप्पी बर्थडे गर्ल, योर गिफ्ट विल रीच टू यू बाय टुमारो, सी या। ये सुन नेहा ने धीरे से कहा, थैंक्स, और फोन काट दिया। तभी समा काकी उसका लंच लाए। नेहा ने अपना लंच किया और फिर सोफे से उठते हुए समा काली से पूछा, पार्टी कब से स्टार्ट है? नेहा की सवाल सुन समा काकी ने कहा, पार्टी शाम के 7 बजे स्टार्ट होगी। मैडम मिस रूही और उनके दोस्तों के साथ शॉपिंग पर गए हैं, उन्होंने हमें आपको डिस्टर्ब करने से मना किया था तो हमने आपको नहीं जगाया, और सर मिस्टर एंड मिसेज चोपड़ा को रिसीव करने एयरपोर्ट गए हैं। समा काकी की सारी बात सुन नेहा ने अपना सर हिलाया और जाते हुए बोली, थैंक्स। ये सुन समा काकी ने कहा, मिस आपने हमें कभी थैंक्स नहीं कहा तो हमें आपकी फैमिली होने का एहसास होता था, आप हमें थैंक्स ना कहा करें, आप हमारे लिए हमारे बच्चों से भी बढ़कर है। इस पर नेहा ने कुछ नहीं कहा पर उसके हाथ की उंगलियां हल्की कॉप उठी। नित्या अपने कमरे में आए और दरवाजा बंद कर हेडफोन लगाया, फिर अपना लैपटॉप ऑन किया। नेहा का लैपटॉप काफी सिंपल था लेकिन उस पर किसी भी कंपनी का लोगो नहीं था। नेहा ने अपना लैपटॉप ऑन किया तो पूरी स्क्रीन ब्लैक थी, जिसके बाद नित्या ने कुछ कोड्स को टाइप किया और स्क्रीन ब्राइट हुई, लेकिन उस पर अब एक स्टेरी नाइट का वॉलपेपर बना था। नित्या ने फिर कुछ बटन दबाए और एक नई विंडो ओपन हुई जिस पर लिखा था, वेलकम बैक LW, आर यू अप फॉर एनी चैलेंज? तो नेहा ने ये इस पर क्लिक किया और एक नई विंडो ओपन हुई जिसमें लिखा था, इन्फॉर्मेशन अबाउट कारण अग्निहोत्री, जिसके नीचे प्राइज लिखा हुआ था 50 मिलियन INR। ये देख नेहा ने अपने होठों को जीभ से गीला किया, फिर एक सेव का बटन दबा दिया और उसके सामने एक नई विंडो ओपन हुई, जिसके बाद नेहा ने अपने लैपटॉप पर काम करना स्टार्ट कर दिया। नेहा की उंगलियों की स्पीड इस वक्त कोई देखता तो वो पागल हो जाता, और अगर कंप्यूटर पर बने कोड्स को देखता तो उस इंसान का दिमाग ही ब्लास्ट हो जाता। और ऐसा होता भी क्यों नहीं, क्योंकि नेहा रावत एक आलसी लड़की है, या तो वो सोती है या फिर अक्सर लड़ाई करती है, और अगर दोनों नहीं तो पक्का को कहीं बाहर कुछ कर रही है, और ये बात सभी को पता है। नेहा रावत एक गंदी बच्ची है जिसे कुछ नहीं आता, लेकिन अगर नेहा के पागलखाने में जहां वो 7 साल तक बंद थी कोई जाकर पता करे तो उन्हें पता चलता कि कितनी बड़ी मॉन्स्टर थी नेहा रावत। नेहा रावत का IQ किसी को भी नहीं पता, क्योंकि जिन्हें पता था उन्हें नित्या ने अपने हाथों से मारा था, और ये भी एक कारण था कि पागलखाने वाले लोग उसे नहीं आजाद करना चाहते थे। नेहा रावत को हर दूसरे दिन शॉक ट्रीटमेंट दी जाती, लेकिन वो तब भी पागल नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन इतना पावरफुल था, और शायद यही एक वजह थी कि जब नेहा ने पिछली जिंदगी में रूही को 13 साल के लिए एक स्टोर रूम में बंद किया था तो कोई उसे नहीं ढूंढ पाया था, लेकिन एक गलती और सब चौपट। नेहा ने लैपटॉप पर करीबन 1 घंटा काम किया और उसके हाथ में अब करण अग्निहोत्री की सारी इंफॉर्मेशन थी। नेहा ने उस इंफॉर्मेशन को एक बार चेक किया और फिर उसे सबमिट कर दिया, जिसके बाद उसके फोन में एक मैसेज आया। नेहा ने अपना लैपटॉप बंद किया और फिर अंगड़ाई लेते हुए बिस्तर से उठी और एक ग्लास पानी पिया, फिर अपना फोन चेक किया तो इसमें मैसेज था, योर XX अकाउंट हैव रिसीव्ड 50 मिलियन INR, थैंक्स। ये देख नेहा की काली आंख के आगे कुछ आया, जिसके बाद नेहा ने उस मैसेज को डिलीट किया, फिर अपने कमरे का दरवाजा खोला और नीचे गई। अब तक हाल में सारी तैयारी हो चुकी थी और अब निशा जी,
और बाकी सब भी आ चुके थे। विशाल जी भी ध्वनि और नवीन जी के साथ आ गए थे। सभी लिविंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे। किसी के सीढ़ियों से उतरने की आवाज सुन सभी ने उस तरफ देखा तो आती हुई निया को पाया। विशाल जी ने अपनी बेटी को देख एक मुस्कान के साथ कहा, बच्चे अब कैसे लग रहा है, बुखार ठीक है? ये सुन निया ने विशाल जी को थोड़ी हैरानी से देखा तो विशाल जी ने उसे अपने पास आने का इशारा किया, जिसे देख निया उनकी तरफ चल दी। विशाल जी ने पानी छोटी बेटी के माथे को छूकर देखा और फिर बोले, अब ठीक है बुखार, बैठो और बताओ खाना खाया? निया ने विशाल जी के बगल में बैठते हुए हाँ में सर हिलाया। तब विशाल जी बोले, वैसे अंकल आंटी को हाय करो, वो तुम्हारे और रूही के बर्थडे के लिए स्पेशली यहाँ आए हैं। इस पर निया ने नवीन और ध्वनि जी को देख हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते। ये देख ध्वनि जी ने निया को अपने पास बुलाया तो निया ने उन्हें 2 सेकंड तक देखा, फिर आलस से उठकर उनके पास गई। निया को देखकर ध्वनि जी ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, मेरा बच्चा खुश रहे। नवीन जी ने भी निया के बालों को सहलाते हुए कहा, हाँ वैसे और बताओ मेरे शेर, नेशनलिस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा ना? ये सुन निया की भौहें सिकुड़ गई, लेकिन उसने धीरे से कहा, हम। निया का जवाब सुन नवीन जी ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, क्या रूखा सा जवाब है, मैंने तुम्हारे कोच से बात की थी, वो कह रहे थे कि इस बार इंटरनेशनल में मेडल इंडिया का ही होगा। ये सुन निया ने अपने होठों को जीभ से गीला किया और धीरे से बोली, उनको कोई दूसरा काम नहीं है ना, इसलिए मेरे पीछे 2 साल से पड़े हुए हैं। ये सुन ध्वनि जी हंसने लगी और विशाल जी ने अपनी चाय पीते हुए कहा, हाँ और मिस निया तो कितना बिजी रहती है सबकी हड्डियां तोड़ने में। ये सुन निया ने विशाल जी को अपनी भौहें सिकोड़कर देखा तो विशाल जी ने झूठी खांसी का नाटक किया और ये देख नवीन जी और ध्वनि को हंसी आ गई। निया ने विशाल जी को देखते हुए कहा, स्टॉप ट्रीटिंग मी लाइक अ चाइल्ड, आई एम 18 नाउ। निया की बात पर विशाला जी मुस्कुराए और बोले, चलो तुम्हारे मुंह से कुछ तो निकला। तभी अवंतिका ने मुंह बनाते हुए कहा, आप सभी इसे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हैं जैसे ये कहीं का रिवार्ड जीत कर आए हो? ये तो बस लड़ाई करती रहती है, इसने तो कल फिर एक लड़के को पीटा। अवंतिका की बात सुन नवीन जी ने अवंतिका को कड़ी नजरों से देखते हुए कहा, अवंतिका क्या हमने तुम्हें यही सिखाया है? ऐसे किसी के बारे में बात करते हैं? से सॉरी टू हर। ये सुन अवंतिका ने नवीन जी की तरफ मुंह बनाकर देखते हुए कहा, पापा ये कोई अच्छी बच्ची नहीं है, पागल है ये। बोलकर अवंतिका उठी और वहां से जाने लगी। यश ने जाती हुई अवंतिका को देखा, फिर निया से बोला, निया अवंतिका के बदले में तुमसे सॉरी कहता हूँ, आई एम सॉरी। निया ने यश की बात सुनी तो उसकी तरफ देखा और जैसे ही कुछ कहने के लिए मुंह खोलना चाहा कि तभी निशा जी ने निया से कहा, निया तुमने अभी तक पार्टी के लिए कोई ड्रेस नहीं खरीदी ना? तुम ऐसा करो यश और बाकियों के साथ जाकर एक अच्छी सी ड्रेस ले लो। निशा जी की बात सुन निया ने निशा जी को देखा। निशा रावत दिल्ली के हाई क्लास की सोशल बटरफ्लाई, 44 साल की उम्र में भी निशा जी 30 की लगती थी। वेल मेंटेन बॉडी, एलिगेंट फैशन एस्थेटिक और बला की खूबसूरत। निया को रंग और रूप निशा जी से ही मिला था, लेकिन उसकी आंखें उसके पापा की तरह काली थी। पिछले 4 सालों में क्या बदला था निया से कोई पूछे तो वो ये कह सकती थी कि उसके पापा उससे शायद प्यार करने लगे थे और उसका ख्याल रखते थे, शायद ये उसकी बीमारी की वजह से, पर प्यार था और इस वजह से निया विशाल जी से बात भी कर लेती थी। लेकिन निशा जी से निया का रिश्ता वैसा ही था जैसा 4 साल पहले थे। निया जब पैदा हुई थी तो वो थोड़ी कमजोर थी, लेकिन रूही काफी हेल्थी थी। जो निशा जी रूही के साथ खेलती थी क्योंकि उन्हें डर लगता था कि वो ज्यादा जोर देंगी तो निया को कुछ हो जाएगा, तो इस वजह से निया को समा काकी ने ही संभाला था। जैसे जैसे निया बड़ी हुई वैसे वैसे उसे अपनी माँ और पापा का अटेंशन चाहिए था, लेकिन क्योंकि निशा जी ने रूही को पाला था तो रूही निशा जी और विशाल जी से ज्यादा क्लोज थी, जिसकी वजह से निया को सारी केयर समा जी से मिला। जैसे जैसे निया बड़ी हुई उसे रूही से जलन होने लगी, क्योंकि वो रूही निशा जी से क्लोज थी तो वो उन्हें सब बताती और निया सारी बातें शेयर कर नहीं पाती थी, और ये जलन धीरे धीरे बढ़ने लगी और इसी जलन की वजह से निया शरारत करने लगी ताकि उसे उसके पेरेंट्स का अटेंशन मिले, लेकिन अटेंशन तो नहीं मिला बल्कि वो उनसे और दूर हो गई। बचपन से ही निया को पता था कि वो रूही से और अपने आसपास के लोगों से अलग है। वो काफी स्मार्ट थी, इसीलिए जब वो नाराज होती तो वो पढ़ती और पढ़ते पढ़ते उसका इंटरेस्ट कंप्यूटर्स की तरफ चला गया। पहले रावत परिवार एक छोटे से घर में रहता था तो उस एरिया में एक कंप्यूटर शॉप थी। कहाँ से निया ने कंप्यूटर के बारे में बाहर कुछ सीखा, लेकिन वो बात कभी और
तो समय के साथ नेहा की जलन रूही के लिए बढ़ते लगी और ऐसे ही दोनों 5 क्लास में गए जहां उनकी मुलाकात चोपड़ा परिवार के बच्चों से हुई और रूही फिर सबकी चाहती बन गई। उन 6 लोगों का ग्रुप काफी पॉपुलर हुआ, लेकिन उन सब में भी नेहा खुद को अकेला पाती। तब यश ने उसे साथ दिया, लेकिन रूही और यश की बॉन्डिंग अच्छी हो गई, जिसे देख नेहा को रूही से नफरत सी होने लगी। नित्या को इन 2 जन्मों में आज तक समझ में नहीं आया कि क्या रूही सच में इतनी मासूम थी कि उसे उसकी तड़प, गुस्सा, घुटन, बेबसी, डिस्कम्फर्ट नहीं दिखी या दिखी, पर रूही ने उस बात को इग्नोर कर दिया। यही वजह थी कि नेहा को रूही से नफरत थी। नेहा को जवाब न देता पाकर विशाल जी ने उसे आवाज लगाई, नेहा बच्चे। विशाल जी की आवाज सुन नेहा होश में आए और उसने हाँ में सर हिलाया। फिर अपने कमरे में गई और अपना बैग उठाया, उसमें अपना सामान और लैपटॉप रखा और बाहर आई। विशाल जी ने नेहा का बैग देखकर पूछा, नेहा बैग क्यों? तो नेहा ने अपनी साफ पर ठंडी आवाज में कहा, मुझे स्कूल में कुछ काम है तो मैं स्कूल जा रही हूँ, वहां से मैं शॉपिंग के लिए चली जाऊंगी। इस पर विशाल जी ने हाँ में सर हिलाया और कहा, ठीक, तो ख्याल रखना। ये सुन नेहा ने हाँ में सर हिलाया और वहां से निकल गई। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने इस सफर का आनंद लिया हो तो हमारे चैनल ख्याली दुनिया को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपने ख्यालों में डूबे रहें। धन्यवाद।